हेलो, नमस्ते, राम राम। मेरे यूट्यूब चैनल नर्चर रेडियो स्टेशन में आप लोग का स्वागत है। अभी जो है पर्यावरण से रिलेटेड टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा है। इससे पहले हम लोगों ने राष्ट्रीय वन, पक्षी विहार, राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना, ये सब देख चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र। पिछले के जितने भी टॉपिक हैं उनका टेलीग्राम चैनल पर नोट्स है, आप जाकर वहाँ से फ्री में पीडीएफ के रूप में उपलब्ध है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा उस पर जो है रेगुलर क्विज भी हो रही है इन टॉपिकों से रिलेटेड, आप उसको भी ज्वाइन करके अपनी क्षमता का आकलन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र। क्षेत्र क्या है? पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र क्यों इसको बनाया गया? क्या ऐसी दिक्कत आ गई कि इसकी घोषणा करनी पड़ी, जबकि पहले से ही हम लोगों ने राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह घोषित कर चुके थे, तो इसकी क्या जरूरत पड़ गई थी? तो हुआ ये कि जितने भी राष्ट्रीय वन हैं या तो वन्य जीव अभ्यारण्य है, बाघ अभ्यारण्य है, या कुछ भी जो संरक्षित क्षेत्र हैं, उनके वहाँ उनकी सीमा में तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन उनकी सीमा के जस्ट बगल में ही कुछ खनन वगैरह हो रहा है, या तो कोई धुएं वाला कार्य हो रहा है, या कोई ऐसा औद्योगिक कार्य हो रहा है जिससे वहाँ के पशुओं को, या तो जानवरों को, या तो वहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र को, या तो वनों को नुकसान पहुँच रहा था। तो इसमें काफ़ी पीआईएल वगैरह पड़ रही थी। तो सरकार ने क्या किया, कहा कि आप इसको जो भी वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह है उसके 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र को, जहाँ से उसकी सीमा स्टार्ट होती है, 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित कीजिए। ये चीज़ें लाई कब गई? जब दूसरी राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना, जो मैंने बताया हुआ है, 2002 से 2016 तक थी। उससे पहले जब वन्य जीव कार्य योजना बताया था तो उसमें क्लियरली ये बताया था कि उसमें यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की घोषणा किस योजना के अंतर्गत की गई थी? तो दूसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना के अंतर्गत पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की घोषणा की गई थी। ठीक है, लायक हो गया। तो बस यही कॉन्सेप्ट समझिएगा कि जो वहाँ आसपास थे, जहाँ से राष्ट्रीय वन या तो उद्यान वगैरह, या तो अभ्यारण्य वगैरह, या तो जो संरक्षित क्षेत्र थे, उनके आसपास जो है काफ़ी औद्योगिक गतिविधियाँ हो रही थी, जिससे वहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र को, पर्यावरण को और वन्य जीवों को काफ़ी नुकसान पहुँच रहा था। तो वन्य जीव कार्य योजना जो थी वो इसीलिए थी कि वन्य जीवों को किस तरीके से संरक्षण किया जाए, किस तरह उनका संवर्धन किया जाए, किस तरीके से जो उन पर निगेटिव इफेक्ट पड़ रहे हैं उसको रोका जाए। तो उसी के अंतर्गत ये चीज़ लाया गया था। ठीक है, तो जो 10 किलोमीटर का जो मानक है वो फिक्स नहीं है, वो जैव विविधता के महत्ता के अनुसार घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। तो वो कोई फिक्स मानक नहीं है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या 10 किलोमीटर का जो मानक है वो फिक्स है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा जैव विविधता की महत्ता रहेगी उस हिसाब से उसको बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र क्या है? पहला तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसके अंतर्गत इसको घोषित किया जाता है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। क्वेश्चन भी याद रखिएगा, कोई बार अभी पीछे में पूछा था 2022 वाले में कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। तो 1986, डेट याद रखिएगा, 1986 अधिनियम 1986 के अंतर्गत इसको घोषित किया जाता है पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र को। तो ये क्या है? 10 किलोमीटर के क्षेत्र, कहां से? संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से। ये क्या काम, इनकी विशेषताएं क्या है? ये शॉक ऑब्जर्वर की तरह काम करते हैं। मतलब यदि कोई धक्का या तो किसी तरीके का नुकसान अगर पहुंचना होगा पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों को, या मतलब सॉरी, यदि किसी तरीके का नुकसान पहुंचना होगा राष्ट्रीय उद्यान या तो वन्य जीव अभ्यारण्य के जीवों को, तो ये जो पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र है पहले ही शॉक ऑब्जर्वर की तरह काम करेगा। मतलब पहले यहाँ तक चीज़ें पहुँचेंगी, उसके बाद वन्य जीवों तक पहुँचेंगी। ठीक है, तो जैसे ये आपका राष्ट्रीय उद्यान है, ये इसकी सीमा है, इसके 10 किलोमीटर तक का क्षेत्र को घोषित कर दिया गया कि भैया यहाँ कोई काम नहीं होगा। अब जो काम होगा ये इसके पास से होगा, तो यहाँ का अगर कोई नुकसान होगा तो पहले इसको पहुँचाएगा, फिर यहाँ पहुँचाएगा। तो जब तक यहाँ पहुँचाएगा तब तक लोगों को इससे आगाह हो जाएंगे कि भैया इसका नुकसान पड़ रहा है वन्य जीवों पर, उनको थोड़ा सा अपने उसके लिए जो उपाय होंगे, उपचारात्मक उपाय होंगे, वो कर दिए जाएंगे। तो ये क्या काम कर रहा है? शॉक ऑब्जर्वर की तरह। जैसे आपकी गाड़ी के बोनट वगैरह में कुछ लगा रहता है, तो पहले धक्का लगेगा तो कहाँ लगेगा? आगे वाले पे लगेगा, तब आपको कुछ होगा। तो वही शॉक ऑब्जर्वर, मतलब जो धक्का लगेगा उसको ऑब्जर्व कर लेगा, आपको नुकसान कम से कम पहुँचाएगा। मेन शॉक ऑब्जर्वर का मोटो ये है कि आपको नुकसान कम से कम पहुँचे। ठीक है, तो पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र कैसे काम करते हैं? शॉक ऑब्जर्वर की तरह। इससे क्या होता है? जैव विविधता को कम से कम नुकसान पहुंचता है।
ठीक है। तो दो तीन क्वेश्चन ही पूछेगा इससे, अगर पूछेगा तो कब लाया गया था, तो दूसरी राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना के अंतर्गत लाया गया था। और दूसरा किसके अंतर्गत घोषित किया जाता है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत घोषित किया जाता है। पहला पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र किसको घोषित किया गया था, तो कच्छ के रण को। पहला समुद्री पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था, या तो ESZ भी इसको कहते हैं, इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन। अब तो अभी काफी ज्यादा हो चुके हैं, 200 के 400 के ऊपर काफी ज्यादा हो चुके हैं। ठीक है, तो आपके और इससे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो अब संवेदनशील क्षेत्र है उसमें कौन कौन सी गतिविधियां हो सकती हैं, कौन सी विनियमित की जाती हैं और कौन सी निषिद्ध है पूरी तरीके से। तो पहले हम लोग निषिद्ध देख लेते हैं, कौन सी गतिविधियां वहां नहीं की जा सकती। पहला, खनन नहीं किया जा सकता है, वाणिज्यिक खनन। दूसरा क्या नहीं किया जा सकता है वहां पे, आपका एक तो वाणिज्यिक खनन नहीं किया जा सकता, दूसरा आपका जो लकड़ियां हैं उनका वाणिज्यिक उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तीसरा कोई भी ऐसा उद्योग नहीं करेंगे जिससे वहां पे धूल वगैरह हो, धुआं वगैरह उठे जिससे वहां की जैव विविधता को नुकसान पहुंचे। ठीक है, ये तीन चीजें वहां पे नहीं की जा सकती हैं। नियमित कौन कौन सी हैं, या तो कौन कौन सी चीजें की जा सकती हैं जिनकी अनुमति है। पहला, जैविक खेती। दूसरा, वर्षा जल का संचयन। तीसरा, यदि कृषि एवं बागवानी में कोई कार्य किया जा सकता है तो वो भी वहां पे किया जा सकता है। इन सब की अनुमति इन क्षेत्रों में होती है। विनियमित कौन कौन से कार्य हैं, किनको मतलब जो सरकार नियम बना के किनको विनियमित कर सकती है। तो पहला आपका विनियमन वाला कौन सा है, सड़कों की चौड़ाई हो गई। वृक्षों की कटाई हो गई। होटल बना रहे हैं, रिजॉर्ट बना रहे हैं, इस सबको जो है सरकार क्या कर सकती है, नियम, या तो कृषि में बहुत बड़ा बदलाव कर दे रहे हैं, कृषि में कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, तो इन सबको नियम बनाकर सरकार क्या कर सकती है, विनियमित कर सकती है। तो पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र के हमारे क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं वो देख लीजिए। पहला, इसकी स्थापना किसके अंतर्गत की जाती है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत। पहला क्वेश्चन हो गया। कब लागू किया, किसके द्वारा लागू किया गया था, तो दूसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना के अंतर्गत लागू किया गया था। क्या है पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों के सीमा के 10 किलोमीटर के भीतर आने वाले क्षेत्रों को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र या तो इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन घोषित किया जाता है। पहला कौन सा है हमारा, तो कच्छ का रण जो है हमारा पहला पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था। विनियमित गतिविधियां कौन कौन सी हैं, होटल रिजॉर्ट हो गया, सड़कों की चौड़ाई हो गया, वनों की कटाई हो गया, कीटनाशकों का उपयोग हो गया, ये सब। अनुमति किसकी, कौन कौन सी गतिविधियों की अनुमति है, या तो जैविक कृषि की जा रही है, कृषि एवं बागवानी की जा रही है, वर्षा जल का संग्रहण किया जा रहा है, ये हो गया। कौन कौन सी गतिविधियां पूर्णतः निषिद्ध हैं, यदि आप कोई वाणिज्यिक खनन कर रहे हैं, या तो लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग कर रहे हैं, या तो कोई ऐसा उद्योग लगा रहे हैं जिससे वहाँ पे वन्य जीवों को नुकसान वगैरह पहुंच रहा है। ठीक है, ये हमारे पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन थे वो हो गए। एक थोड़ा सा देख लेते हैं वनों का वर्गीकरण, कितने प्रकार के वन हैं। देखिए, वनों का जो वर्गीकरण होता है वो कई प्रकार से होता है। एक घनत्व के अनुसार, जलवायु के अनुसार, देशों के अनुसार, कई तरीके के हैं। जो थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट वाला है वो हम लोग देख ले रहे हैं। एक जो घनत्व के अनुसार होता है उसी में थोड़ा सा हमारा आरक्षित वन, संरक्षित वन के हमारा कन्फ्यूजन बना रहता है कि कौन सबसे ज़्यादा संरक्षित है कौन नहीं है, तो उसी को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन जो है वो दूर करेंगे। तो पहला तो हो गया अत्यंत सघन वन, फिर दूसरा सामान्य सघन, तीसरा खुले वन, चौथा झाड़ियां, पांचवा मैंग्रोव, छठा आरक्षित
वन, सातवां संरक्षित वन, आठवां अवर्गीकृत वन। एक मिनट और शेयर करें। ठीक है, लास्ट आठवां क्या है हमारा, अवर्गीकृत वन। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। अत्यंत सघन वन वो वन है जहां पे वृक्षों का जो घनत्व है वो 70% से अधिक है। जहां पे वृक्षों का घनत्व 70% से अधिक होता है उसको क्या कहते हैं, अत्यंत सघन वन। सामान्य सघन कौन से हो गए, जहां वृक्षों का घनत्व तो 40 से 70% तक होता है। ठीक है, खुले वन कौन से हो गए, जहां वृक्षों का घनत्व तो 10% से 40% तक होता है। झाड़ियां कौन सी हो गई, जहां वनों का घनत्व तो 10% से कम होता है। मैंग्रोव सबको पता है, ये कच्छ के जो समुद्री क्षेत्रों में पाए जाते हैं उनको, जैसे सुंदरवन में पाए जा रहे हैं जो वन, उनको मैंग्रोव वन कहते हैं। खारे पानी में ज्यादातर ये उगते हैं तो इनको मैंग्रोव वन कहते हैं। ठीक है, जो हमारे मेन इंपॉर्टेंट है वो आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत, और उनसे भी ज्यादा है आरक्षित और संरक्षित। इसमें इंपॉर्टेंट सबसे चीज ये है कि ये जैसे हर एक चीज अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित किया गया कि किसको किसके अंतर्गत घोषित किया जाएगा। जैसे राष्ट्रीय वन वाला जो हमारा था वो वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत था। पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र जो है वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत है। इसी तरह आरक्षित वन जो है वो वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत है। तो आरक्षित वन किसके अंतर्गत घोषित किए जाते हैं, पहली चीज तो ये जान लीजिए, वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत आरक्षित वन घोषित, आरक्षित और संरक्षित वन दोनों घोषित किए जाते हैं। ठीक है, आरक्षित वन क्या होते हैं, कोई भी ऐसी बंजर भूमि या तो वन जो कि सरकार की संपत्ति है, या तो कोई वन उत्पाद, या तो उसका कोई एक भाग जो सरकार यूज कर रही है, उसको सरकार के पास ऐसी शक्ति है कि उसको आरक्षित वन के रूप में घोषित कर सके। मतलब सरकार की ऐसी संपत्ति जो कि या तो बंजर भूमि है या तो वन भूमि है, उसको वो आरक्षित वन घोषित कर सकता है। ठीक है, पहली चीज तो ये होगी, सरकार घोषित करता है। अब आरक्षित वन में क्या होता है, आरक्षित वन में किसी भी प्रकार की गतिविधि निषिद्ध होती है। ठीक है, केवल जो वहां का अधिकारी है उसकी अनुमति से भी, वो भी विशेष अनुमति, जबकि राज्य सरकार और वन बोर्ड वगैरह परामर्श करके देते हैं, तो उसको शक्ति देते हैं वन अधिकारी को कि हाँ भैया तुम कुछ लोगों को आने की अनुमति दे दो, तो ही जो उसकी अनुमति पे ही लोगों की प्रवेश हो सकता है उसमें, वरना प्रवेश उसमें नहीं होता है। प्रवेश वन अधिकारी की विशेष अनुमति पर। चौथा, ये सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहते हैं, मतलब इन पर सरकार का सबसे ज्यादा नियंत्रण रहता है। ये आरक्षित वनों की सबसे ज्यादा विशेषता है। ठीक है, अब इसी तरह संरक्षित आ गया, सेम चीज इसमें भी वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत सरकार बंजर भूमि या तो वन भूमि को संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकती है। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है, इसमें सरकार थोड़ा सा इसमें सहूलियत दे देती है कि भैया तुम जाओ, जो स्थानीय लोग हैं उनको वन उत्पाद एकत्र करने, चराई करने की भी अनुमति रहती है, जबकि संरक्षित वन में किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं रहती है। इसमें चराई की, वन उत्पाद एकत्र करने की अनुमति, ठीक है, इस पे भी सरकार का नियंत्रण रहता है, लेकिन थोड़ा इस पे सरकार नियम बना के अपना उसको विनियमित करती है।
या तो नियम बना के या तो कोई कानून बना के उसको नियंत्रित करती है। जब सरकार को लगता है किसी वन उत्पाद से ज़्यादा राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है तो सरकार नियम बनाकर उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेती है। ठीक है, नियम बना के नियंत्रण स्थापित, ये हमारे जो संरक्षित वन हो गए वो हो गया। अब बाकी के जो भी बचे हुए हैं वो अवर्गीकृत वन है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो वन है वो कौन से हैं हमारे? आरक्षित वन है 59%, 51%, फिर संरक्षित वन है 59%, 19%, और अवर्गीकृत वन है 29% है। 20%, 9, 10, 15, 20% के आसपास जो हमारे अवर्गीकृत वन है। एक क्रम पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा संरक्षित जो वन है उनका क्रम बताए, तो सबसे ज्यादा संरक्षित आरक्षित है। पहले इसको इस तरीके से देख सकते हैं, सबसे ज्यादा संरक्षित आपके आरक्षित वन है, अरे सबसे ज्यादा जो नियंत्रण में है वो आपके आरक्षित वन है, उसके बाद संरक्षित वन है, उसके बाद अवर्गीकृत वन है। ठीक है, ये जो आपका क्रम है, सबसे ज्यादा संरक्षण किसको दिया गया, तो या तो सबसे ज्यादा सरकार के नियंत्रण में कौन सा वन है, तो आरक्षित वन, उसके बाद संरक्षित वन है, उसके बाद अवर्गीकृत वन है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछता है कि भारत में जो है वन, जब अगर जलवायु के हिसाब से देखेंगे तो वनों का परसेंट क्या क्या है, तो सबसे ज्यादा जो जल वन है जलवायु के हिसाब से उष्णकटिबंधीय शुष्क वन या तो शुष्क पर्णपाती वन, ये लगभग 41% के आसपास है। इसके बाद आ जाता है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, ये 19% के आसपास है। तीसरे नंबर पे आता है उष्णकटिबंधीय अर्ध आर्द्र सदाबहार वन, इसका परसेंट देख लीजिएगा आप लोग नोट्स में जाके। तो सबसे ज्यादा ये पूछता है, तो इन्हीं दो को याद रखिएगा, सबसे ज्यादा कौन सा जलवायु के हिसाब से जो वन पाया जा रहा है वो भारत में कौन सा है, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो कि 41% है। उसके बाद उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन जो कि 19% है, और जो तीसरे नंबर पे है उष्णकटिबंधीय अर्ध आर्द्र सदाबहार वन। ठीक है, तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उसको हम लोगों ने देख लिया है। अब जो इससे रिलेटेड जो भी नोट्स है आप टेलीग्राम चैनल पे जाके आपको मिल सकता है, आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है, आप जाके अपने वहाँ पे क्वेश्चन कीजिएगा, अपनी क्षमता का आकलन कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।